जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ SOC 302, यानी जो हमारे BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका सोशियोलॉजी एक सब मेजर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए सोशियोलॉजी का 302 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हूँ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, और इस पेपर का टाइटल की बात करें तो सोशियोलॉजी के इस पेपर का टाइटल है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, यानी ठीक है। तो ये आपका पेपर का टाइटल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पेपर में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में शोध की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, पेपर में पूरा बने रहिएगा, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको नोट करते चलिएगा, ताकि आप इस पेपर को सबसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट, SOC 302 में हमने स्टूडेंट 26 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स, आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं और उनके राइट आंसर क्या है। वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती है, यानी उपकल्पना या परिकल्पना दोनों एक होता है, याद रख लीजिएगा। कल्पना या परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं स्टूडेंट, तो दोनों एक होता है। तो जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, उसको शून्य परिकल्पना कहा जाता है। उपकल्पना भी लिखा है, लेकिन उसको शून्य परिकल्पना कहा जाता है। नल हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगला प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाई जाती है। यानी जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। तो विशिष्ट से जब सामान्य की ओर जाते हैं तो हम उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, या इंडक्टिव रिसर्च भी कहा जाता है कई बार। तो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, ठीक है, अगमनात्मक जो विधि होती है, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। अब इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेट तक में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पे या मेथड पे दोनों होता है। तो उदाहरणों के माध्यम से जब नियमों का निर्माण होता है, जैसे कई सारा उदाहरण देके हम एक फार्मूला बनाए, तो उसको बोला जाता है अगमनात्मक। और जब फार्मूला को एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए, तो जब हम सामान्य से जाकर विशिष्ट से जाकर सामान्य की ओर, ठीक है। तो विशिष्ट से जाकर यानी कॉमन चीजों से हम उदाहरणों के माध्यमों से नियमों का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारा उदाहरण दिए, फिर कोई एक नियम बता दिए कि देखिए ये होता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है, तो इसका एक नियम बन गया कि पेड़ से ऊपर से सारी वस्तुएं नीचे गिरती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। तो एक नियम बन गया। तो उदाहरणों के माध्यम से जब हम नियमों का निर्माण करते हैं, तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। और जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर ठीक इसके उल्टा जाते हैं, यानी वो नियम दे के यानी फॉर्मूला दे के जब उदाहरण का की तरफ बढ़ते हैं, कि फार्मूला जैसे हम a+b का होल स्क्वायर बता दिए, तो उसको एक्सप्लेन करने लगे। तो जब फॉर्मूला से उदाहरण की तरफ जाते हैं, तो ये निगमनात्मक, जिसको डिडक्टिव रिसर्च कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च कहा जाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो अगमनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बता दिया आपको। वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके या नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूह की तुलना करके किया जाए, यानी शोध एक से अधिक चरों यानी वेरिएबल को कंट्रोल करके। तो जब कंट्रोल करने की बात आ जाए, नियंत्रण करने की बात आ जाती है स्टूडेंट, चरों को, कोई रिसर्च जब चरों को नियंत्रित करके यानी वेरिएबल को नियंत्रित करके किया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। उसको हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब कंट्रोल करने की बात आ जाए, यानी वेरिएबल को कंट्रोल करें, यानी चरों को नियंत्रित करें, तो आप आंख मूंद के प्रयोगात्मक शोध लगा देंगे, सही हो जाएगा आपका। प्रयोगात्मक शोध में ही चरों को नियंत्रित किया जाता है, यानी चीजों को रोक कर कंट्रोल करके देखें कि अब देखें क्या होता है। थोड़ा सा कोई एक्सपेरिमेंट में डाले सामान,
इतने पे क्या हुआ, और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कितने पे रिएक्शन तेज हो जाए। तो इस तरह का वो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर करके काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्नावली के फायदे हैं? तो यानी क्वेश्चनेयर के फायदे क्या हैं? तो कह रहा है कम लागत, समय की बचत, बिल्कुल ठीक है, यानी कम पैसे में ज़्यादा समय भी बच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप डेटा ले लेंगे। और इंटरव्यू में पर व्यक्ति इंटरव्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा। साक्षात्कारताओं का पूर्वाग्रह नहीं, और इनमें से सभी, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, जिसको जो जानकारी देनी है वो आप खुल के दे देगा। वो आपसे उस पेपर पे कोई बात छुपाएगा नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति जाए इंटरव्यू लेने, तो वो उस व्यक्ति को देख के आधी बात बताए, आधी बात न बताए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में विशिष्टता नहीं होती है, यानी ठीक है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, तो साक्षात्कारता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है तो कहा जाता है। तो स्टूडेंट जब क्वेश्चन का लेबल यानी पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, तो वो कैसा इंटरव्यू कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यानी इसमें जो आप इंटरव्यू लेते गए, जैसे जैसे वो बात बता रहा है, आप वैसे वैसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, उसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। चाहे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन हो। और जब हमको पता रहे कि किन किन चीज़ों में पूछना है, घर का पता, जगह का पता, कहाँ काम करते हैं, इतना ही पूछ के आना हो, यानी हमारा पैटर्न फिक्स हो, तो वो संरचित कहलाता है। तो यहाँ फिक्स नहीं है, तो वो असंरचित कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है। आंकड़ा संग्रहण की वो विधि जिसमें कान और आवाज की बजाय आंखों और दृष्टि का उपयोग किया जाता है। तो कान और उस आवाज नहीं करना, मुंह से खोलना नहीं, तो वो क्या होता है, वो अवलोकन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका हिस्सा बन जाता है, कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक यानी रिसर्चर, ठीक है, अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका हिस्सा बन जाता है। यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो रिसर्च कर रहा है उसी का एक पार्ट बन जाता है, खुद ही रिसर्च का पार्ट बन जाता है, यानी उसमें घुस जाता है, उसको पर्सनली ले लेता है, उसका पार्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है। तो स्टूडेंट जब कोई रिसर्चर किसी रिसर्च में खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब उसको व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पूर्वाग्रह आ जाएगा। वो चीज़ों को सही से खोज नहीं पाएगा, किसी का मतलब किसी का पक्ष लेने लगे, आप इस तरह समझिए, यानी एक हिस्सा बन जाए। ठीक है, उसमें खुद ही एक पार्ट बन जाए, तो इस तरह से चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा हो उसका हिस्सा बन जाता है, कहलाता है। तो स्टूडेंट जब हिस्सा बन जाएगा तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहगामी अवलोकन। ठीक है, सहगामी अवलोकन। तो और स्टूडेंट जो मैं बात बता रहा था कि कभी भी रिसर्चर को किसी भी शोध में यानी रिसर्च में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीज़ों का पक्ष नहीं लेना चाहिए या भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा तो वो सही से कंक्लूजन का पता नहीं लगा पाएगा, उसके मन में पूर्वाग्रह पैदा हो जाएगा, जिससे वो दूसरे पक्ष की कुछ बातों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सहगामी अवलोकन की दुर्बलता है। सहगामी अवलोकन की क्या दुर्बलता है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं। करा निम्न वस्तुनिष्ठता यानी लेस ऑब्जेक्टिविटी, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है, डी इनमें से सभी। तो सहगामी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स ये सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो घटना का व्यक्तिपरक व्याख्या भी कर सकता है, और ये लिस्ट ऑब्जेक्टिविटी यानी निम्न वस्तुनिष्ठता इसमें होती है, और घटना को प्रभावित कर सकता है, जो बातें मैंने पहले बताई। ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, उसको रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो ये सारी बातें होंगी, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, यानी फॉर्मल प्रोसेस को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है। स्टूडेंट इस पेपर में आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो कह रहा है जब एक अवलोकन यानी निरीक्षण करना, देखना को व्यवस्थित नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसको स्ट्रक्चर्ड, जब एक क्या होगा,
परिभाषित श्रेणियों का एक सेट होगा, यानी एक वेल मैनर वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश में कर दिया है, इसी से पकड़ने में आसान होता है, यानी उसका पैटर्न सेट होगा। तो स्टूडेंट वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड। मैंने बताया ना, इंटरव्यू भी स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चनेयर भी स्ट्रक्चर्ड होता है, और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन भी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो जिसमें चीजें पहले से तय होती हैं कि ये यही चीज है, तो वो स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें तय नहीं होती है वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, संरचित अवलोकन यानी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेंस। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं। तो सीमाएं क्या है, नियंत्रण का अभाव, ठीक है, फिर ठीक है, परिमाणीकरण की कठिनाई यानी डिफिकल्टीज इन क्वांटिफिकेशन, ठीक है, छोटा प्रति आदर्श आकार, इनमें से सभी। तो अवलोकन में ये सारी कमियां हैं स्टूडेंट, ठीक है, अवलोकन मेथड जो है रिसर्च का, जिसको आप ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हो, इसमें ये सारी कमियां कि इसमें नियंत्रण नहीं रहेगा, आप दूर से बस अवलोकन करोगे ना, देखोगे, उसमें भी परिस्थितियां, और उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और बहुत छोटे मतलब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल बड़े स्तर पे कर सकते हैं, प्रश्नावली का इसका नहीं कर सकते। तो ये सब हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ये कह रहा है। पहला कह रहा है अवलोकन, व्यक्तिक अध्ययन, समजामिति, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो स्टूडेंट इसको बोला गया है, क्या कह रहा है कि अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी। तो स्टूडेंट इसको अंग्रेजी में याद रखेगा, माइक्रोस्कोप ऑफ सोशल रिसर्च या सोशल साइंस का रिसर्च के का माइक्रोस्कोप किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट सोशल साइंस के रिसर्च का माइक्रोस्कोप की जब हम बात आती है, तो केस स्टडी को कहते हैं, यानी व्यक्तिक अध्ययन। केस स्टडी मैंने बताया, वकील जब आपका मुकदमा लड़ने जाता है ना, तो पीछे की सारी घटनाओं का केस स्टडी करके जाता है, तो जिसको बोला जाता है व्यक्तिक अध्ययन, यानी आप पीछे की सारा घटनाक्रम आपको पता है, क्यों क्यों क्या चीजें हुई, तो आप उसको केस स्टडी को ही माइक्रोस्कोप ऑफ सोशल रिसर्च कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसे ही अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये एकदम ये कहावत है, इसलिए इसको कहावत के रूप में याद कर लेंगे। केस स्टडी को ही कहा जाता है, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़ता है तो आप बारीक से बारीक चीजों को पे प्रकाश डाल सकते हैं, इसीलिए उसको केस माइक्रोस्कोप कहा जाता है, केस स्टडी को। अगला प्रश्न, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी सर्किल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है, यानी जिसमें जब हम डिवीजन करेंगे सर्किल का, तो एक हिस्सा एक मतलब एक खंड को कोई मतलब उस पर अधिकार जमा लेगा, उसको कब्जा कर लेगा, जो आकार के समानुपाती होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। यानी स्टूडेंट आप इसको ऐसे समझिए, ये सर्किल हो गया, जो इस खंड को ऐसे ऐसे हमने बांट दिया, तो एक एक हिस्से पे मान लीजिए हिंदी बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सब खंड पे, ये पंजाबी बोलने वाले स्टूडेंट है, तो सब खंड पे एक एक लोगों का अधिकार, इससे ज्यादा भी खंड हो सकता है, ऐसे और भी खंड हो। तो ये बोला कि एक हिस्से पे सबका अधिकार होता है, और उसके आकार का समानुपाती होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये पाई चार्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है, ठीक है। जब हम सर्किल में की बात करें, कि सर्किल में जब डेटा प्रेजेंट किया जाता है सोशल साइंस में, तो याद रखिएगा वो पाई चार्ट कहलाता है। और जब ग्राफ के रूप में कहा जाए, तो वो बार ग्राफ होता है, ठीक है, बार ग्राफ के रूप में भी होता है, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं ग्राफ में, वो बार ग्राफ कहलाता है। और ये सर्कुलर जो होता है वो पाई चार्ट कहलाता है। वो माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएंगे। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएंगी। इसमें क्या आता है, इसमें मीन, मीडियम, मोड, यानी मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं वे माप जो आवृत्ति के वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। स्टूडेंट यहाँ ओवरेज लिखा है, इसको एवरेज लिखना चाहिए, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक को ये दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, जिसमें मीन, मीडियम, मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकन के योगों को अवलोकन की संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल कितने अवलोकन है, यानी अलग अलग कितने चीजें हैं और उनका योग क्या है,
दोनों जब मिल जाए तो कह रहा है योगों को अवलोकन की संख्या से भाग दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो मीन कहलाता है, जिसको एवरेज कहा जाता है। इसी को हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुल कितने आपको दिए गए हैं, जैसे किसी के पास 2 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, तो कुल कितने लोग हैं और चीज कुल कितना ऑब्जर्वेशन है उनका, उसका जोड़ और बटा टोटल, इसको सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एन के नाम से भी जानते हैं। एफ एक्स अपन एन नाम का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी होता है सिग्मा एफ एक्स अपन एन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन कहते हैं, जिसको माध्य कहते हैं आप। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर से भाग दे देते हैं, यानी कुल ऑब्जर्वेशन के योगफल को उसकी संख्या से भाग देते हैं। श्रृंखला का आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के बाद मध्यमान कहलाता है। किसी श्रृंखला को जब हम किसी अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें और बीच का मध्यमान निकालें, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो माध्यिका कहलाता है, वो मीडियन कहलाता है, ठीक है। मध्यमान जो निकालते हैं तो वो मीडियन कहलाता है, ठीक है। जैसे 9, ठीक है, तो वो मीडियन कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है, यानी यूटिलिटी ऑफ इंटरव्यू। तो कह रहा है प्रत्यक्ष अध्ययन यानी डायरेक्ट स्टडी। दूसरा कह रहा है गहन एवं मर्म वेधक अध्ययन, इन डेप्थ एंड वेरी पर्सनल स्टडी। तो ये भी दोनों ठीक लग रहा है। फिर कह रहा है ए बी दोनों, तो स्टूडेंट ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू है उसमें क्या होता है, उसमें जो है होता है स्टूडेंट, उसमें हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं, यानी डायरेक्ट जाके इंटरव्यू करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरा इन डेप्थ, और वो हम इसमें जाके पर्सनल स्टडी भी कर सकते हैं, यानी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत बातों का भी पता लगा सकते हैं। तो दोनों हो जाता है, तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जब प्रश्नावली के आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है, यानी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर का प्रयोग डाटा कलेक्शन के रूप में किया जाता है, तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। तो कैसे जो आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रश्नावली के प्रश्न, तो उनको वो कैसे प्रभावित होंगे। तो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का महत्व। फिर कह रहा है नेचर, मतलब समस्या के महत्व से वो परेशान हो सकते हैं, मतलब उनको डिस्टर्ब होगा, तो ये ठीक है कि कैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। नेचर ऑफ क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली की प्रकृति कैसी है, प्रश्नावली का आकार कैसा है, यानी साइज ऑफ क्वेश्चनेयर। तो इन सब चीजों से जो है उत्तरदाताओं को समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। तो स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं माध्यिका के फायदे क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है माध्यिका के फायदे क्या है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, यानी मीडियन का जो एडवांटेज की बात कर रहा है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इट कैन बी असर्टेन्ड इवन इवन विथ द एक्सट्रीम आइटम्स, चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी ठीक लग रहा है। इट कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल, इसे आराम से लोग समझ सकते हैं। माध्यिका क्या होती है, जैसे 9 तक का कोई हो, 2 5 7 9 10, कुल संख्याएं 5 हो, अभाज्य हो, तो बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो इसको कोई भी समझ सकता है, उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल माध्यिका को लोग आराम से समझ जाते हैं, बीच की संख्या को ज्यादातर हम माध्यिका कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर। ऑड नंबर में माध्यिका स्टूडेंट जो ऑड संख्या यानी जो विभाजित संख्या, तो n/2 से निकाल लेते हैं, ठीक है। और n+1/2 से निकाल लेते हैं, और विभाजित में स्टूडेंट n/2 से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न दिए गए आंकड़ों का मध्य की गणना कीजिए, माध्य की गणना कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लगाने में तो काफी बड़ा है, इसको लगाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से आप जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर, जब इसको हमने सॉल्व कर लिया है मीन निकालने के बाद, तो हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट 45 वाले जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है, एक मिनट,
तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 48.5। 48.6 लगाने पाएगा तो करीब से करीब के आंसर को मान लिया जाता है, तो 48.5 हमारा राइट आंसर मान लिया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसका सोल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपको डीडीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस की जानकारी सब आपको टाइमली मिलती रहती है। स्टूडेंट, वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सबसे बार किसी जो डिस्ट्रीब्यूशन में यानी जो है वितरण में आने वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? वो बहुलक कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में मोड कहते हैं। स्टूडेंट, मीन मीडियम मोड से क्वेश्चन उठाए गए थे, तो माध्य, मध्यिका और बहुलक को आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा जरूर। इसके निकालने का तरीका भी देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन दिया गया, अगली बार 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाए एग्जाम में। बहुलक के क्या फायदे हैं, यानी एडवांटेज ऑफ मोड। तो पहला कह रहा है इन सिंपल सीरीज द मोड कैन बी इजिली डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेशन। यानी एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जाता है, तो ठीक है। दूसरा कह रहा है इट कैन बी आल्सो आइडेंटिफाई बाय ग्राफ। इसे ग्राफ में भी पहचाना जा सकता है, ये भी सही है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसकी गणना आसानी से हो सकती है। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही है, तो डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, बहुलक वही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आवृत्ति जिस चीज की आ जाती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है संख्या, तो वो बहुलक होता है। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो डी वाला सही रहेगा आपका। माध्य के क्या नुकसान है, यानी मीन के क्या नुकसान है? तो पहला कह रहा है इट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका प्रयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए किया नहीं जा सकता, यानी इट कैन नॉट बी यूज। ठीक है, तो सही है। इसका गुणात्मक नहीं, ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जा सकता है, क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटेटिव में नहीं किया जा सकता। गुणात्मक में किया जा सकता नहीं किया जा सकता, गुणात्मक में केवल मात्रात्मक में किया जा सकता है। ठीक है, मीन इज नॉट यूजफुल इन कैलकुलेटिंग रेशियो। रेशियो की गणना में भी उपयोगी नहीं है। तो स्टूडेंट ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि यानी सम टाइम मेल क्वेश्चनेयर इज प्रीफरेबल। अब मेल्ड का है, पोस्टेड नहीं लिखा है, लेकिन मतलब तो एक ही है कि सम टाइम मेल्ड क्वेश्चनेयर इज प्रीफरेबल टू इंटरव्यू मेथड बिकॉज। यानी कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में प्रश्नावली अच्छा होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। क्यों बेहतर होता है? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल। आमने सामने संपर्क संभव है नहीं, क्योंकि आमने सामने बार बार फेस टू फेस आके इंटरव्यू लेना संभव नहीं है। क्वेश्चनेयर से, क्वेश्चन पेपर पोस्ट से या डाक से लोगों के घर आएगा, लोग उत्तर लिख के पोस्ट कर देंगे या ईमेल पे जवाब दे देंगे, तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चनेयर ज़्यादा आसान है, इंटरव्यू आसान नहीं है। तो आमने सामने संपर्क संभव है, गलत। पीपुल इमीडिएटली रिटर्न इट, लोग इसे तुरंत वापस कर देते हैं। ठीक है, यह सस्ता और आसान काम करना है। ठीक है, ये सस्ता और आसान, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। इसमें से सभी रहता तो बी सी हो जाता। अगर बी सी देता ना तो दोनों को कर लेते, लेकिन एक पूछा है, इसे लोग तुरंत वापस कर देते हैं। तो कई लोग नहीं भी करते हैं, जानते हैं समाज में बहुत तरह के लोग हैं। कई लोग उसको रख के बैठ जाएंगे घर, क्वेश्चनेयर को, उसका जवाब दे के भेजेंगे नहीं। या ईमेल का जवाब आता है ना कि आप इसका जवाब चाहे तो सर्वे में भाग लें, आप लोग चाहते हैं तो लेते हैं, चाहते हैं तो नहीं लेते। आपके फोन पे तो आता ही है, यूट्यूब देखते वक्त आता है, तो आपके ऊपर होता है। तो ये ऑप्शन सी है कि ये सस्ता और आसान होता है। इट वर्क्स आउट चीपर एंड इजी। तो ये आपका सी सही है। स्टूडेंट, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। ठीक है, क्यों, यही पूछना चाह रहा है। ऑल कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी इस सिवाय इसके, इसमें से कौन है जो को छोड़ के, यानी जो ऑप्शन दिए गए इसमें से छोड़ के कौन जो है गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनता है, यानी कौन नहीं बनता है सिवाय इसके, यानी कौन सा बस नहीं बनेगा, बाकी बनते हैं। तो स्टूडेंट, फॉल्टी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, तो ये गैर नमूनाकरण का ये कारण है, ये है। फिर गैर प्रतिक्रिया भी है, और डाटा संग्रह में दोष, यानी नॉन रिस्पांस और डिफेक्ट इन डाटा कलेक्शन, ये सब नॉन सैंपलिंग एरर का काम करता है। यानी जैसे माप में दोषपूर्ण रहेगा तो ये नॉन सैंपलिंग एरर कहलाएगा। ठीक है, गैर प्रतिक्रिया नॉन रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, और डाटा संग्रहण में दोष रहेगा तो ये गैर नमूनाकरण रहेगा। तो कौन नहीं रहेगा?
अपर्याप्त नमूना दोष नहीं है, ठीक है। इनएडिक्वेट सैंपल जो है वो नॉन सैंपलिंग एरर का कारण नहीं है। तो ये नहीं है, बाकी जो है माप में दोष होना, गैर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स नहीं करना, डेटा में गलत कलेक्शन करना, ये जो है ये गैर नमूनाकरण त्रुटियां यानी नॉन सैंपलिंग एरर हैं, बस अपर्याप्त नमूना नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिएगा। आपको हमारी माय डिडू यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।